अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम इंसानों को लगता है कि शायद हमारी साइंस इस कदर एडवांस हो चुकी है कि हमारी इस दुनिया और कायनात से मुतल्लिक हम हर चीज़ को लॉजिकली और साइंटिफिकली तजर्बात से साबित कर सकते हैं। क्योंकि ये सच है कि इंसानों ने जितना साइंस के अंदर तरक्की पिछले 100 सालों के अंदर की है, इतना पूरी इंसानी तारीख के अंदर कभी नहीं की। और यही वजह है कि आज हमारी रसाई ज़मीन की गहराइयों से लेकर आसमान की लामहदूद दूरियों तक पहुँच चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी ज़िंदगी और तारीख से मुतल्लिक ऐसे बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं जिनका आज भी साइंटिस्ट के पास ना तो कोई जवाब है और ना ही कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और ना ही इनकी दी गई थ्योरीज अक्ल को तस्लीम करती हैं, क्योंकि इन्हें तजर्बात से साबित करना मुमकिन नहीं है। इनमें से ज़्यादातर सवालात ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का वजूद महज एक हादसा नहीं है, और इसे पैदा करने वाली और एक तरतीब शुदा सोचा समझा ज़मीन और आसमान का स्ट्रक्चर तैयार करने वाली ज़ात इस कायनात के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, जो अपनी मौजूदगी का एहसास इन्हीं निशानियों के ज़रिए हमें करवा रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही चंद बेसिक सवालों के बारे में जानेंगे जिनका साइंस के पास अब तक कोई जवाब नहीं। नंबर 1, ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, आज हमारी ज़मीन लातदाद दरख्तों, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़ों और अरबों इंसानों का घर है, जो पैदाइश के अमल से अपनी नस्ल को हर वक्त आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ज़िंदगी की शुरुआत इस ज़मीन पर कैसे हुई? अगर इस बारे में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को मान लिया जाए तो इनके मुताबिक तकरीबन आज से 4 बिलियन साल पहले ज़ेरे ज़मीन समंदर में एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, जिनसे बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ जानवर और फिर हम इंसान बने। लेकिन इस थ्योरी के अंदर एक सबसे अहम सवाल का जवाब मिसिंग है। वो ये कि इस पहले जानदार का DNA कैसे आया, जिसने तमाम जानवरों और इंसानों जैसी कॉम्प्लेक्स और समझदार लाइफ को स्टार्ट किया। यानी कि सेल को DNA की सूरत में ये हुक्म दिया गया कि इसने कौन सा जानदार बनना है, क्योंकि DNA के बारे में हम जानते हैं कि ये इंसानी जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। यही डिसाइड करता है कि एक इंसान का बच्चा इंसान बनेगा और जानवर के बच्चे को जानवर पैदा होना है, जो कि कोड की सूरत में हर जानदार और इंसान अपने माँ बाप से विरासत की सूरत में हासिल करते हैं। लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि इतनी तरतीब शुदा इन्फॉर्मेशन DNA की सूरत में आखिर किसने इन एक सेल वाले समुद्री जानवरों के अंदर डाली। बहुत से साइंटिस्ट का आज भी ये मानना है कि मुमकिन है कि ज़िंदगी पौधों की सूरत में मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स, मसलन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या ज़मीन में पाए जाने वाले दूसरे एलिमेंट्स के परफेक्ट कम्बिनेशन या इनके मिलाप का नतीजा हो, क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर भी पाए जाते हैं। और जैसे ये एलिमेंट्स पौधों को ज़िंदगी दे रहे हैं, इसी तरह से इन्होंने इंसानी लाइफ को भी स्टार्ट किया, और इसीलिए वो साइंटिफिक तजर्बात के ज़रिए लेबॉर्ट्रीज के अंदर ऐसा ही माहौल तैयार करके एक सिंपल सेल को तैयार करना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर अब तक इनको कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि वो जान चुके हैं कि गैर जानदार चीज़ से एक जिंदा जानदार चीज़ को बनाना मुमकिन नहीं है। या फिर कुछ साइंसदान ये भी मानते हैं कि मुमकिन है कि ज़िंदगी किसी और खलाई मखलूक के तजर्बात का नतीजा है, जो कभी हमारी ज़मीन पर उतरे हों और लाइफ स्टार्ट करने वाले कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर वापस चले गए हों, जैसा कि प्रोमेथियस जैसी फिल्म्स के अंदर दिखाया गया है। और इस पर मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई एस्ट्रॉयड या खलाई पत्थर भी इनके मुताबिक अपने साथ ज़मीन पर लाइफ स्टार्ट करने वाले बैक्टीरिया ला सकता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद शुरू कैसे हुआ, इसके बारे में साइंटिस्ट कुछ नहीं जानते। या फिर शायद हम इंसान ये समझने के लिए अब तक इतना समझदार नहीं हुए कि खुदा की इस निशानी का मुशाहिदा अपनी आंखों से कर सकें या इसे समझ सकें। जहाँ तक यूनिसेलुलर जानवरों की बात है तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम जानदार एक सेल वाले समुद्री जानदार से वजूद में आए, और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि कुरान पाक कहता है। सूरह नूर आयत 45 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, तो अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदारों को पानी से पैदा किया, तो इसमें से बाज़ ऐसे हैं जो कि पेट के बल चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 4 पाँव पर चलते हैं। खुदा जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी कि इस पहले जानदार को पैदा होने का हुक्म अल्लाह ताला की ज़ात ने ही दिया, क्योंकि पैदा करना सिर्फ खुदा ही सिफ़त है। ये इन सिफात में से एक है जो इंसानों के लिए हासिल करना नामुमकिन है, वरना खालिक और मखलूक का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। इंसानों के माँ बाप जहाँ से इनका DNA नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल हुआ और इंसानी नस्ल आगे बढ़ी, वो अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ा, जो कि इंसानों के असल माँ बाप हैं। यानी हम किसी जानदार की इर्तिकाई शक्ल नहीं हैं। क्या ये सब कुछ साबित करने के लिए साइंस टाइम के अंदर पीछे जाएगी? यकीनन वो ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए जो थ्योरीज चाहे वो अपनी मर्जी से दे तो सकती है, लेकिन इस बात को साबित नहीं कर सकती। नंबर 2, क्या टाइम ट्रैवल या वक्त के अंदर सफ़र मुमकिन है? दोस्तों, अगर साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसके अंदर टाइम ट्रैवल सबसे अहम है,
क्योंकि ज़ाहिर है कि ये तसव्वुर करना ही हमें कितनी एक्साइटमेंट से भर देता है कि हम वक्त के अंदर आगे या पीछे जाकर अपने पैदा होने से पहले का वक्त या हज़ारों साल पहले की इंसानी तारीख को अपनी आंखों से देख सकें, या मुस्तकबिल में होने वाले तमाम वाक़यात से पहले से खबरदार हो जाएं और इसकी तैयारी भी अभी से शुरू कर दें। लेकिन सबसे अहम सवाल कि अगर ऐसा मुमकिन है तो अब तक कोई टाइम ट्रैवलर आखिर हमारे सामने क्यों नहीं आया? क्या अब तक फ्यूचर की साइंस भी इतना एडवांस नहीं हो सकी कि ऐसा कर पाए? या फिर शायद टाइम ट्रैवलर्स को हमारे इस टाइम के अंदर आने का इंटरेस्ट ही नहीं है? या फिर ऐसा मुमकिन है कि ये मुमकिन ही ना हो? साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन बहुत सारी थ्योरी ज़रूर मौजूद हैं जिनके मुताबिक टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। मसलन वर्म होल्स, जिसका कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अंदर दिया कि कायनात में ऐसे स्ट्रक्चर भी मौजूद हो सकते हैं जो एक पाइप की तरह दो सिरे रखते हैं। एक सिरे से दाखिल होकर हम वक्त के अंदर आगे या पीछे जा सकते हैं, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ स्पेस टाइम को आपस के अंदर जोड़ते हैं। लेकिन अब तक कोई भी वर्म होल डिस्कवर नहीं किया जा सका जो इस बात को साबित कर सके। या अगर हम किसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट को हासिल कर लें तो हमारे लिए वक्त बहुत आहिस्ता हो जाएगा या रुक जाएगा, जबकि बाकी दुनिया के लिए वक्त नॉर्मली चलता रहेगा। इसके अलावा ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के आसपास या इसके अंदर जाकर भी वक्त में सफ़र मुमकिन हो सकता है, लेकिन कोई इसे साबित करने के लिए रिस्क ले ही नहीं सकता। रिस्क लेना तो दूर की बात, वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। मजीद साइंटिस्ट स्ट्रिंग थ्योरीज का कॉन्सेप्ट भी पेश करते हैं जिसे स्टीफन हॉकिंग ने पेश किया, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे आसपास हर वक्त छोटी छोटी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती रहती हैं जो एटम से भी छोटे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और इनसे भी साइज के अंदर छोटी स्ट्रिंग्स हैं जिनके अंदर रसाई हासिल करके वक्त में सफ़र मुमकिन है, लेकिन इस बात को साबित करना नामुमकिन है। और दूसरी बात तो यह है कि अगर फ्यूचर के अंदर ये किसी तरह से साबित करना मुमकिन भी हो गया तो बहुत सारे पैराडॉक्स जन्म लेते हैं। मसलन ये कि इंसान वक्त के अंदर आगे या पीछे जाकर अपनी तकदीर के फैसले को भी बदल सकता है। कभी हादसाती मौत नहीं मरेगा। अगर वो टाइम के अंदर पीछे जाकर अपने माँ बाप को किसी भी तरह से मिलने से रोक दे या खुद को ही पैदा ना होने दे या खुद को पैदा होने के बाद मार दे, तो फिर सवाल यह है कि आप जिंदा कैसे हैं जो टाइम ट्रैवल करके वक्त के अंदर पीछे आए हैं। इसीलिए वक्त पर कंट्रोल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी के पास नहीं है। ये टाइम खुद अल्लाह ताला की तख्लीक है जिस पर वो लागू नहीं होता, क्योंकि इसे पैदा करने वाली ज़ात खुद अल्लाह ताला की है। और इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात माजी, हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ़ है, लेकिन साइंस के पास ना तो इसका कोई जवाब है और ना ही कोई वजाहत कि टाइम दरअसल है क्या और ये काम कैसे करता है। नंबर 3, क्या इस कायनात का कोई आखिरी किनारा भी है? इस कायनात के अंदर आखिर कितने सितारे हैं? क्या हम इस पूरी कायनात के अंदर अकेले हैं या फिर हम जैसी कोई और मखलूक़ात भी मौजूद हैं? दोस्तों, हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है, इसकी हद या किनारा कहाँ पर है, ये साइंटिस्ट के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे इन्फिनिट या लामहदूद कह सकते हैं, और ये हर लम्हा मजीद स्पीड ऑफ लाइट से फैल रही है। ये फैलाव इस वक्त शुरू हुआ जब इस कायनात की शुरुआत करने वाला धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं, और किसी गुब्बारे की तरह ये इस वक्त से मुसलसल फैल रही है, और एक वक्त आएगा कि ये फिर से इसी तरह से सिमट कर इस नुक्ते के अंदर समा जाएगी जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, जिसे साइंस के अंदर बिग क्रंच थ्योरी कहते हैं। और इन दोनों थ्योरीज का जिक्र कुरान पाक के अंदर वाज़े तौर पर बयान किया गया है। यानी कि ये दोनों साइंटिफिक नज़रियात हकीकत हैं, लेकिन साइंस आज ये नहीं बता सकती कि ये कायनात आखिर कितना फैल चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक कायनात के जिस हिस्से का हम मुशाहिदा कर सकते हैं वो 93 बिलियन लाइट ईयर तक फैली हुई है, और एक लाइट ईयर तब बनता है जब हम स्पीड ऑफ लाइट से यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करें। लेकिन ये एक्चुअल यूनिवर्स कितने बड़े साइज़ की है जिसे हम देख नहीं सकते, ये अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई नहीं जानता, जिसने इसे पैदा किया और हर लम्हा इसका निज़ाम चला रहा है। बेरॉन ऑस्किलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे, जिसे बॉस भी कहते हैं, मैक्सिको में मौजूद एक पावरफुल टेलीस्कोप है जिसने यूनिवर्स का मुशाहिदा करने के बाद 12 लाख गैलेक्सीज को इनकी पोजीशन के हिसाब से तैयार किया और बताया कि हमारी यूनिवर्स फ्लैट है, ये गोल या सफेरिकल नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फ्लैट यूनिवर्स का कोई किनारा भी है? हम नहीं जानते। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जो कि 1 लाख लाइट ईयर तक फैली हुई है, इसमें ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़रों से भी ज़्यादा यानी कि 250 बिलियन से भी ज़्यादा सितारे मौजूद हैं। लेकिन एक्चुअल में पूरी यूनिवर्स के अंदर ये स्टार्स कितने हैं और क्या इनके पास घूमते किसी सियारे पर ज़मीन के जैसे कोई ज़िंदगी भी मौजूद है, इस बारे में साइंसदान खामोश हैं। इन्हें इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिला जिन्हें बुनियाद बनाकर हम एलियन लाइफ का दावा कर सकें। ये सवाल कि क्या हम इस पूरी कायनात के अंदर अकेले हैं, इसका जवाब चाहे जो भी हो, हाँ में या ना में, दोनों ही जवाब डरा देने वाले हैं। नंबर 4,
इफ यूनिवर्स अ होलोग्राम? नाउ सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये सवाल कि जो कुछ आप अपनी नज़रों से इस वक्त देख रहे हैं, क्या वो सब कुछ हकीकत है? यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आंखें, नाक, कान, दिमाग और इवन पूरा जिस्म, ये सब कुछ किसी मखसूस हद के अंदर कैद हैं और इससे बाहर ना तो हम कुछ देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, ना ही किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। हमारे आसपास मौजूद तमाम मखलूक़ात और इवन के हमारे यूनिवर्स और कुछ नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है और एक होलोग्राम है, यानी कि धोखा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैट्रिक्स फिल्म के अंदर दिखाया गया है। और दूसरा ये कि टाइम हमेशा सीधी लाइन के अंदर ही आगे क्यों बढ़ता है, यानी कि हम पहले बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद जवान होते हैं और फिर बूढ़े होते हैं। ये अमल रिवर्स क्यों नहीं होता, यानी हम बूढ़े से जवान और जवान से बच्चे क्यों नहीं बन सकते? हमारी उम्र कैसे बढ़ती है? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारी उम्र बढ़ाने का जिम्मेदार है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, बस उसका मुशाहिदा कर सकते हैं? शायद बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम ऑब्जर्व तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, और साइंटिस्ट को नहीं पता कि हकीकत या रियलिटी क्या है, क्योंकि वो इन्हें समझने के लिए जितना भी फिजिक्स की गहराई में जाते हैं, इनके लिए मजीद ऐसी पहेलियां खुलती चली जाती हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि साइंस के अंदर मल्टीवर्स थ्योरी ये बताती है कि हमारी इस कायनात जैसी कई और कायनातें भी एक दूसरे के साथ मौजूद हैं या जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तस्बीह के दाने आपस के अंदर जुड़े होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो नहीं जानते, और इसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला इंसान को अपनी औकात और अपनी कुदरत की निशानियां दिखाना चाहता है कि समझ जाओ कि तुम किसी हादसे या तजर्बे का नतीजा नहीं हो, बल्कि मेरी ज़ात वजूद रखती है। दोस्तों, ये सच है कि इंसानों की सेंसेस को दुनिया के अंदर महदूद कर दिया गया है। हमारी आंखें मखसूस वेवलेंथ से कम या ज़्यादा की चीज़ों को नहीं देख सकती, कान भी एक मखसूस फ्रिक्वेंसी से कम या ज़्यादा को नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्नात जैसी मखलूक भी हमारी इस दुनिया में हमारे साथ ही रहती है, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे हाथ के अंदर मौजूद मोबाइल फ़ोन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करता है, ब्लूटूथ हो, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, ग्रेविटी, टाइम, ये सब कुछ हमारी इस दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता और ना ही हम इसे समझ सकते हैं। इसीलिए किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि क्या ये दुनिया सब कुछ वही है जो कि नज़र आ रही है या फिर हकीकत कुछ और है। नंबर 5, ज़मीन पर जानवरों की कितनी नस्लें मौजूद हैं? क्या आप जानते हैं कि अब तक तकरीबन जानवरों और पौधों की कुल 15 लाख के करीब स्पीशीज़ के बारे में हम इंसान जानते हैं, जो कि टोटल का सिर्फ 15% है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती हैं, जिनमें से सिर्फ 20 लाख तो जानवरों की किस्में हैं। इनमें से ज़्यादातर समंदरों के अंदर मौजूद हैं, और समंदरों के बारे में तो हम 5% से भी ज़्यादा नहीं जानते। मिसाल के तौर पर सबसे गहरे समुद्री हिस्से के अंदर, जिसे मैरियाना ट्रंच कहते हैं, और ये 11 किलोमीटर गहरा है, यहाँ पहली बार साइंटिस्ट को 71 ऐसी पौधों और समुद्री जानवरों की स्पीशीज देखने को मिली जिनके बारे में हमें पहले कोई आइडिया नहीं था। मसलन स्नेल फिश, जो कि पानी के इस कदर प्रेशर के अंदर भी जिंदा रहती है कि इस पर 1600 हाथियों को खड़ा कर दिया जाए। लेकिन एक्चुअल के अंदर इनकी तादाद दुनिया भर के अंदर कितनी है, इसका साइंटिस्ट को कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हर 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1500 से 2000 स्पीशीज़ ज़मीन से नापैद होती जा रही हैं, और साथ साथ न्यू स्पीशीज़ भी डिस्कवर हो रही हैं। इसलिए इनका हिसाब किताब रखना और इनको डिस्कवर करना दोनों ही नामुमकिन काम है। नंबर 6, हम सोते क्यों हैं? हम ख्वाब क्यों देखते हैं? दोस्तों, नींद एक कुदरती अमल है जिसे इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक पूरा करता है। अगर एक शख्स रोज़ाना 8 घंटे अपनी नींद पूरी करता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा सोकर गुजारता है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? हम सोते ही क्यों हैं? अब तक साइंटिस्ट को तजर्बात से सिर्फ इतना पता चला है कि नींद का एक मखसूस हिस्सा, जिसे डीप स्लीप कहते हैं, इस वक्त जब भी हम ख्वाब देखते हैं तो दिमाग के अंदर अजीब केमिकल बदलाव होने लगते हैं और हमारी आंखें तेज़ी से हरकत करने लगती हैं, जिसे रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं। लेकिन नींद के दौरान भी हमारा दिमाग ऐसे ही एक्टिव होता है जैसे जागते हुए। तो फिर सवाल यह है कि नींद का मकसद क्या है और ख्वाब क्या हैं? ये आते ही क्यों हैं? क्या इनका कोई मतलब भी होता है? साइंटिस्ट का मानना है कि शायद ही हमारे जिस्म को अगले दिन के लिए तैयार करने के लिए या हमारी मेमोरी को स्टोर करने का अमल है, और ख्वाब और कुछ नहीं बल्कि माजी की यादों या एक्सपीरियंसेस का बस एक झोंका होते हैं। इससे ज़्यादा साइंटिस्ट आज भी कुछ नहीं जानते, और ये इनके लिए आज भी एक पहेली है। जबकि कुरान कहता है कि रूह अल्लाह ताला का हुक्म है, और जब इंसान नींद के अंदर होता है तो अल्लाह ताला इसकी रूह को कब्ज़ कर लेता है ताकि इंसानों को ये बताए कि कैसे वो इनको मरने के बाद दोबारा से जिंदा करने पर कादिर है। इसके अलावा हम मरते क्यों हैं? कैंसर का इलाज मुमकिन क्यों नहीं? इहराम मिस्र को किसने और किस मकसद के लिए बनाया? कॉन्शियसनेस या हमारी सोचें क्या हैं? ये कैसे पैदा होती हैं?
ग्रेविटी क्या है, ग्लास क्या है, हमें कुछ भी खाने से एनर्जी कैसे मिल जाती है, क्या हम हमेशा जिंदा रह सकते हैं? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका साइंटिस्ट के पास अब तक कोई जवाब नहीं, और इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर देना मुमकिन नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।